सो हाय एवरीवन, हम आज मैं फिर से आ गई हूँ और हम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। हैलोएल्केन हैलोएरीन्स का ऑलमोस्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ 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 जाओ जाके देखो। आपकी कैम क्लासेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं हैलोएल्केन और हैलोएरीन्स पे, और मैंने बहुत ईजी वे में समझाया है। जाके देखो और मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो चलो आज हम देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। हमने हैलोएल्केन हैलोएरीन्स पढ़ा, ठीक है, चलो पढ़ लिया। थोड़ा जितना भी पढ़ा भाई उसके क्वेश्चंस करने तो ज़रूरी है ना। जब तक आप एप्लीकेशन पार्ट नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आई अंडरस्टैंड, मैं बहुत बच्चों को पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे और मैं समझती हूँ बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद आप क्वेश्चन करते हो तो कन्वर्जन में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक चीज़ बेटा अच्छे से याद रखो, जो जो चीज़ें आप पढ़ते जाते हो उसको घर पे रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। घर पे रिवाइज करो, रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। आपके माइंड को रिटेन भी तो करना पड़ेगा ना बेटा वो चीज़ों को। तो इसीलिए पहले पढ़ो, समझो, ठीक है। समझ नहीं आता तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद उसके एप्लीकेशन पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपसे कोई पार्ट नहीं सॉल्व होता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डू इट और मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो एवरीबडी यू हैव टू डू इट योर बेस्ट, ओके। आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। तो देखो सक्सेस अपने हाथ में जरूर आएगी। चले बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, मैं पहले नॉर्मल ले रही हूँ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं इंटेक्स भी ले रही हूँ, एनसीईआरटी से भी रिलेटेड ले रही हूँ। बाकी मैं पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आज पहले कन्वर्जन देखते हैं और इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं जिसमें बच्चों को अक्सर डाउट आता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। अब आपको ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मेजर प्रोडक्ट का। ये हमारा है, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, यस, और इसके अंदर हमने डाला है SOCl2, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, हमने फर्स्ट क्लास में पता है क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम कैसे कैसे अपने हैलोएल्केन्स को बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ हैलोएल्केन ना। देखो या ये जो हैलोएल्केन बनने वाला है यहाँ पे कुछ तो ऐसा बनने वाला है। तो हमने पढ़ा था कि हैलोएल्केन को कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला तरीका है एल्केन को उठाओ, एल्केन से बनाओ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। दूसरा तरीका एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करा दो, HBr डाल दो, Br2 डाल दो, कुछ भी डालो, एडिशन रिएक्शन होता है बेटा लेकिन एल्कीन के अंदर, ठीक है। तीसरा तरीका हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल्स, और ये कुछ अल्कोहल टाइप का दिख तो रहा है ना। तो चलो कोशिश करते हैं। देखो हमने पढ़ा था अगर हम अल्कोहल से फ्रॉम अल्कोहल अगर हम हैलोएल्केन बनाना चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे हैलोएल्केन मिले तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी ROH। तो ये मेरा जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो एक तरह का R है ना, मैं इसको मान सकती हूँ ये R है। एग्जैक्टली ध्यान से समझना, बहुत अच्छा केस है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो ये ROH है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप PCl3 डालो, आप PCl5 डालो या आप SOCl2 डालो। हर एक कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? RCl मिलेगा। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। There is a nucleophile and there is a nucleophile। दो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो गए, एक्सचेंज कर दिया उन्होंने एक दूसरे को, ठीक है। ये तो क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज वेल एज मैं इसको बोलूंगी SN2। जब मैंने SN1 और SN2 बताया था तो मैंने एग्जैक्टली बताया था आपको। तो यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म से सारे के सारे रिएक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा RCl। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा? कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे बेस्ट मेथड अगर आप हैलोएल्केन बनाना चाहते हो फ्रॉम अल्कोहल तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो वो बेस्ट मेथड, जल्दी से पॉज करो वीडियो को, सोचो, जरा दिमाग लगाओ अपना, है ना, सोचो, एक्सरसाइज कराओ ब्रेन की, देखते हैं, है ना। अब मुझे तो पता है आंसर, जल्दी से बता दो। 1 2 3, चलो अब हम बताते हैं। तो क्या होता है इसका आंसर? SOCl2 के साथ। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है HCl और SOCl2, दोनों के दोनों गैसेस। इन गैसेस की प्रेजेंस की वजह से गैसेस क्या होती है? चली जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, चली जाती है, वेपराइज हो जाती है,
ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो हाई यील्ड में और प्योर बनता है। इसको कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन, है ना बेटा, इसको कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस अल्कोहल से SOCl2 को रिएक्ट कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये जो OH है इस Cl को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए घबराना मत। जो रिएजेंट दे रखा है उसका क्या काम है, इसका काम है इसके पास Cl बचा हुआ है, Cl नेगेटिव जाएगा, OH को हटाएगा और वहां लग जाएगा, दैट्स इट। तो इतना नहीं सोचना, इतना परेशान नहीं होना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से क्वेश्चन को समझो, रिएजेंट का काम देखो और सब्स्टिट्यूट करा दो, दैट्स इट। तो OH सब्स्टिट्यूट हो गया Cl से, तो बन गया हमारा आंसर। तो ये सिंपल सा आंसर था, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था जो हमने पढ़ा था उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हम अगर हैलोएल्कीन बनाना चाहते हैं अल्कोहल से तो हम क्या क्या डाल सकते हैं, हम PCl3 डाल सकते हैं, PCl5 डाल सकते हैं और SOCl2। और SOCl2 बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर से गैसेस निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यहाँ से हमें गैसेस मिलेगी SO2 और HCl, लेकिन हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है, दे वांट ओनली द मेजर प्रोडक्ट। द मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन, सो यू डोंट नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स। HCl और SO2 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेजर प्रोडक्ट मतलब दिस वन ओनली। आई थिंक यू गॉट इट, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है हैलोएल्कीन, बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। लिंक वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ध्यान से देखो समझो, फ्री में है बेटा, सब अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ट्राई करो, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे दिक्कत होती है तो आई एम देयर, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, चलो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो 1 2 3 4 गो। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, ये मैं NCERT से ले रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपको आने ही चाहिए और ये आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, अब एक है हमारे पास ये देखो, ये रहा हमारा बेंजीन और यहाँ पे हमने डाल दिया CH3 with HI in the presence of with HI, that's it। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा होने क्या वाला है, ये डबल बॉन्ड है ना, ये है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है, ये क्या है एक तरह का, सोचो 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 सोचो, थोड़ा सा सोचो। हमने क्या करा था बेटा, एडिशन रिएक्शन, जब भी एल्कीन आता है ना तो उसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, अनलेस अंटिल आपके पास कोई लाइट दे रखी हो तो फ्री रेडिकल जाएगा। अगर आपके पास लाइट दे रखी है तो आपको फ्री रेडिकल रिएक्शंस करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास एल्कीन दे रखा है और कोई लाइट नहीं दे रखी तो सिंपल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन किसका होगा, HI का होगा, है ना, HI का होगा। अब मजे की बात, यहाँ पे ये HI जो है ये है एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये खुद ब खुद नहीं टूटते जाके, इन्हें तोड़ना पड़ता है क्योंकि इनका बहुत हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये खुद से रिएक्शन करने कभी नहीं जाने वाले, ये नहीं जाएंगे रिएक्शन करने, तो हमें इनका रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ना हमेशा एक बात याद रखो बेटा, हमेशा ना एक इलेक्ट्रॉन रिच इंसान को ढूंढो। अपने जो रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट ये रिएजेंट, इन दोनों में से आप ढूंढो किसके पास बहुत पैसे है, एकदम इजी है, किसके पास बहुत ज्यादा पैसे है ना उसको ध्यान से देखो। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे ना वो भागता भागता जाएगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में जिसके पास पैसे होते हैं वो हमेशा एक गरीब की हेल्प करता है। ठीक है, इंसानों की दुनिया में नहीं, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसा जरूर होता है। तो ऐसा इंसानों की दुनिया में भी होना चाहिए ना, जिसके पास बहुत पैसे हैं उसे हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, जिसके पास नॉलेज है उसे बांटना चाहिए, है ना। चलो अब देखें, यहाँ पे मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डोनर, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब बहुत पैसे वाले लोग, जिसके सर पे नेगेटिव बहुत पैसे वाला है। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक तो आयोडीन है
जो बहुत पैसे वाला है, और एक जो डबल बॉन्ड है वो बहुत पैसे वाला है, ठीक है, बहुत रिच है ये दोनों के दोनों, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आना चाहिए बेटा। अगर क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आएगा ना आपको, तो आपको केमिस्ट्री अपने आप आ जाएगी, ठीक है। रटो मत किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ नहीं लगाना है, रटो मत, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है बेटा यही क्वेश्चन आ गया पेपर में, नहीं ना। तो क्वेश्चन को समझना सीखो, और तरीका क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन रिच, ओके। जो रिच है वही दूसरे के पास जाएगा, और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एक तो देखना है जो ज़्यादा रिच, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको क्या देखनी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जाएगा पैसे देने। अब सिंपल सी बात है, एक पैसे वाला ये इंसान भी है, मान लेते हैं एक हमारा ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, दोनों ही रिच हैं, दोनों के पास पैसे हैं, लेकिन एक हो सकता है पैसे दे ही ना, सेल्फिश हो काफ़ी ज़्यादा, है ना, और एक हो सकता है बहुत पैसे दे सके, क्यों, क्योंकि वो अच्छा है, नेचर वाइज अच्छा है। तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जो दोनों के पास पैसे हैं लेकिन एक देगा लेकिन दूसरा तो देगा ही नहीं, सेल्फिश है भाई, है ना, या फिर वो बाउंड है, वो नहीं दे सकता, उसको अपने घर को भी देखना है, वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं। अब वो जो दो टाइप के लोग हैं वो यहाँ पे कौन है, चलो देखें, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो अब मैंने ना आपको ना, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जब मैं हैलोजन हैलोजन्स को पढ़ा रही थी, तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई थी बेटा। एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, एक होता है एन, एक होता है पाई स्टार, एक होता है सिग्मा स्टार, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उस गेस्ट को एक गेस्ट रूम में रुकवाते हो, है ना। हम क्या करते हैं, गेस्ट रूम में रुकवाते हैं, यही करते हैं ना सब लोग। उनको अपने साथ नहीं, उनको एक गेस्ट रूम आप रखते हैं और उसके पास वहाँ पे उनको स्टे करने को बोलते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री की दुनिया में ये जो गेस्ट रूम है ना, वो है पाई स्टार और सिग्मा स्टार, जहाँ पे जो इनकमिंग गेस्ट है वो फटाफट जाके वहाँ रह सकता है। तो उसके लिए मेरे पास स्पेस तो होना चाहिए, गेस्ट रूम तो होना चाहिए, वरना सामने वाला इंसान इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता और फिर वो चला जाता है, यही होता है ना। तो ये जो सिग्मा स्टार है और ये जो पाई स्टार है, ये है आपके गेस्ट रूम, ठीक है, जहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आके रह सकता है, ये हमारा गेस्ट रूम है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस इसे कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इतने बड़े बड़े वर्ड समझने के बजाय अगर आप उसके पीछे का लॉजिक ध्यान रखोगे ना, तो बेटा मजा आएगा और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, ये है खाली जगह गेस्ट रूम, ठीक है। अब हमारे पास एक सिग्मा होता है, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन, एक पाई का इलेक्ट्रॉन और एक नॉन बॉन्डेड। जो नॉन बॉन्डेड होता है ना बेटा, नॉन बॉन्डेड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, एकदम फ्री घूम रहा है, एकदम फ्री, है ना। तो इसे कहते हैं लोन पेयर, ठीक है बेटे, इसे कहते हैं लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये है सिग्मा, ठीक है। अब मजे की बात क्या देखनी है कि ये जो गेस्ट रूम है, ठीक है, इसमें किसी गेस्ट को तो जाना पड़ेगा, जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन जा सकता है, कोई भी जा सकता है, सिग्मा वाला, पाई वाला और लोन पेयर वाला, ठीक है। इन सबके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सब पैसे वाले लोग हैं। ये जो पैसे वाले लोग हैं वो इनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं जहाँ पे फ्री स्पेस हो, या जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो वो अपने एम्प्टी स्पेस में ही रखता है, ठीक है, जरूरत के टाइम पे काम आने के लिए, ओके। तो वो एम्प्टी स्पेस में रखता है गेस्ट रूम में अपने, ठीक है। और बात क्या है, अब हमें क्या देखना है इस कंडीशन में कि कौन सबसे पहले जा सकता है, कौन सबसे पहले जाएगा पैसे देने। अब मान लेते हैं हमारे पास घर में 3 लोग हैं, ठीक है। एक इंसान ऑलरेडी बहुत बाउंडेड है, ठीक है, उसके पास पैसे तो है लेकिन वो बहुत बाउंडेड है, उसको अपने घर की भी देखभाल करनी है, सब कुछ करना है। तो वो सोचता है कि वो किसी को और को पैसे दे या ना दे, क्योंकि उसके पीछे उसका घर है पूरा का पूरा, ठीक है। एक दूसरा इंसान है, ठीक है, जो कि हम मान लेते हैं कि उसके पास अपने घर तो है ही, वो अपने फैमिली का तो ध्यान रख ही रहा है, उसके अलावा भी उसकी एक्स्ट्रा इनकम है, तो वो किसी और को दे सकता है, उसकी एक्स्ट्रा इनकम में से किसी और को दे सकता है। और एक तीसरा इंसान है जिसको किसी फैमिली का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत हैं, तो वो किसी को भी आराम से दे सकता है। अब सोचो भाई, कौन रिच, तो सारे ही हैं, तीनों पर्सन रिच हैं। एक वो जो फैमिली का पूरा ध्यान रखना है, उसको बाउंडेशन है, उसको उसके घर वाले बोलते नहीं कि भाई बाहर पैसे दो,
ठीक है, वो बाउंडेड है काफी। एक दूसरा वो जो फैमिली का तो ध्यान रखता ही है, प्लस उसके पास एक्स्ट्रा बहुत पैसे हैं तो वो किसी और को दे सकता है। और एक तीसरा वो जिसकी फैमिली ही नहीं है, तो वो तो बहुत रिच है ही और वो किसी और को देगा ही देगा, क्योंकि वो बाउंडेड ही नहीं है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो बताओ कौन सबसे जल्दी भागेगा, कौन सबसे जल्दी भागेगा किसी को पैसे देने? ऑफ कोर्स वो इंसान जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसके पास फैमिली नहीं है, तो वो हमेशा फैमिली की कदर करता है और उसे पता होता है वो सबकी हेल्प करता है ना? ऐसा होता है ना, जिसकी अपनी फैमिली नहीं होती ना, तो वो हमेशा दूसरों की फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, उसको फील होता है कि फैमिली होती क्या है ना? तो वो बाउंडेड बिल्कुल नहीं है, तो उसके पास जितने पैसे हैं वो किस पे लुटाएगा? तो वो किसी और को देने के लिए आराम से रेडी रहता है। उसी को कहते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर वो हैं जो बहुत एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, वो बाउंडेड नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, एकदम खुला घूम रहे हैं। जो इंसान ऑलरेडी, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी खुले घूम रहे हैं, वो किसी को भी डोनेट किए जा सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि इस एन और पाई स्टार के बीच में गैप कितना कम है कि कूद कूद के इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये फटाफट जाता है इलेक्ट्रॉन देने, उसके बाद पाई वाला पाई स्टार में, उसके बाद सिग्मा जाके सिग्मा स्टार पे, है ना? उसके बाद जाके ये देता है। मतलब सिग्मा वाला जो है, जो फैमिली से काफी बाउंडेड है और उसकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो वो सिग्मा है, वो जल्दी डोनेट नहीं करता। जल्दी डोनेट सबसे ज्यादा कौन करेगा? लोन पेयर वाला। तो यू हैव टू सर्च फॉर एलिमेंट विच कंटेन्स लोन पेयर। तो जिसके पास लोन पेयर है ना, वो फटाफट भागता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, मुझे फैमिली की वैल्यू है, मुझे देने हैं इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप हमेशा इस तरीके से काम करोगे, और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओके, चलो अब हमने क्या देखा? ये जो है एच आई वाला, ये सिग्मा बॉन्ड है ना? सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, तो ये सिग्मा हो गया, तो ये तो सबसे नीचे हो गया। और यहाँ पे एक ये न्यूक्लियोफाइल जिसके पास पैसे, और एक ये वाला डबल बॉन्ड जिसके पास पैसे। तो बताओ कौन जाएगा रिएक्शन करने? ऑफ कोर्स ये पाई वाला जाएगा ना, क्योंकि ये इसकी फैमिली तो है लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इनकम भी है, तो वो किसी और को दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन जाएगा? ये पाई वाला। तो पाई गया। जब ये पाई जाएगा तो क्या होगा? अब ये पैसे वाला इंसान है, तो वो किसी गरीब को ही पैसे देगा ना, आयोडीन को थोड़ी देगा, हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि आयोडीन ऐसा एलिमेंट है जो खींचता है इलेक्ट्रॉन सामने वाले से। हैलोजन की फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लोग कैसे लोग हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, लालची लोग, सेल्फिश। They all actually just attract the shared pair of electron towards themselves. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तो रखते ही हैं, सामने वाले की भी रख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गरीब हो गया ना, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हाइड्रोजन को अपने पैसे देगा। ठीक है, तो इसने दिए। जैसे ही हाइड्रोजन को इसने पैसे दिए, आयोडीन बोल रहा भाई मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो बंदा था सेल्फिश इंसान, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, तो होगा क्या? ये हमारी रिंग, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या? एक कार्बन के सर पे नेगेटिव और एक कार्बन के सर पे पॉजिटिव आएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो यही होगा ना बेटा। डबल बॉन्ड किससे बना होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों ने शेयर किए। अब इन दोनों में से कोई एक ही इंसान तो पैसे देगा ना, दोनों तो नहीं दे सकते, है ना? तो जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक के सर पे आएगा पॉजिटिव, एक के सर पे आएगा नेगेटिव। तो मैं मान लेती हूँ मेरे को दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, मुझे ना दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक ये वाला मान लेते हैं, इस कार्बन पे प्लस था, इस कार्बन पे माइनस, और हम मान लेते हैं हमारे पास इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, उसको भी लगाओ मिथाइल। ठीक है, ये हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई। अब जिसके सर पे नेगेटिव उसी के पास तो हाइड्रोजन जाएगा ना, वही तो है पैसे वाला। जिसके सर पे माइनस उसके पास बहुत पैसे हैं, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, लगा देते हैं हाइड्रोजन को, लगा दिया हमने हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन। अब आपको चेक क्या करना है बेटा? आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है। आपको चेक करना है कि किस कंडीशन में हमारा जो पॉजिटिव है, कार्बन कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटाइन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो आपको इसमें से देखना है। तो बताओ कौन सा स्टेबल है? देखो, जहां पे एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है,
जिसने ये वीडियो नहीं देखी है ज़रूर मैं बोलूँगी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, जाके देखो। जिसने वो देख लिया वो कभी नहीं भूलेगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं और उसे पहचानते कैसे हैं। यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं बता रही हूँ, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर ज़रूर जाके देखना, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कार्बन के सेट पे पॉजिटिव है। जिस कार्बन के पास ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, ज़्यादा कार्बन होंगे ना, वो हमेशा बहुत स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा कार्बन उतने ज़्यादा दोस्त, और जितने ज़्यादा दोस्त उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन वो दोस्त सच्चे होने चाहिए, जैसे कि हमारा कार्बन है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बोकेटायन बना, इसके पास एक कार्बन जिसे हम अल्फा कहते हैं, इसके पास दूसरा कार्बन और इसके पास तीसरा कार्बन। आपके सिर्फ बेस्ट फ्रेंड आपकी हेल्प करते हैं, सारे दोस्त आपकी हेल्प नहीं करते है ना, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स करते हैं। तो इसके पास 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो इसके आसपास हैं। इसके पास देखो ये जो कार्बोकेटायन है, तो इसके पास सिर्फ ये वाला एक कार्बन है, एक अल्फा, और एक ये वाला कार्बन है, एक अल्फा। इसके साथ पे मत जाना बेटा, जो आपके साथ है ना एडजेसेंट पे, सिर्फ वही आपकी हेल्प करेगा, वही आपके पास है, ठीक है। तो इसके पास 3 अल्फा है, इसके पास 2 अल्फा। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम 3 तरीके से देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर जाके देखना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो आयोडीन है वो किस पर लगना चाहिए, अब आई नेगेटिव क्रिएट हो गया ना बेटा, जब हाइड्रोजन को इसने ले लिया तो इसके सर पे आई नेगेटिव आ गया, तो ये आई नेगेटिव जाएगा और इससे जाके कंबाइन कर लेगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3I, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बना, ध्यान से समझो बेटा। जो कार्बन के आसपास ज्यादा मिथाइल होंगे वही कार्बन आपका स्टेबल है, सिंपल हिंट दे रही हूँ, ठीक है। अनलेस अंटिल डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है। वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोग जाके देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और समझो उसको अच्छे से। अगर वो समझ में आएगा तभी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ की डीप स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप मजबूत बनोगे। मजबूत हम तब बनते हैं जब हमारा घर कब मजबूत बनता है, जब उसकी जो बेस है, पिलर, वो बहुत स्ट्रांग बने, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो मिलावट मत करो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। मिलावट मतलब ऐसे नहीं कि फटाफट कुछ भी पढ़ लिया, नहीं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जेई क्या, नीट क्या, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, देख लो बेटा, किसी को भी डाउट हो ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप लोग कोशिश करो, बहुत आसान है, सब हो जाएगा, ओके। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये रही हमारी रिंग, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, रुको जरा देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। हाँ अब देखते हैं, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें OH दे रखा है और यहाँ पे हमें बेंजीन रिंग और ये दे रखा है CH2OH, ठीक है। इसके साथ हमें दे रखा है HCl और हमें दे रखा है हीटिंग। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले दे रखा है 2 OH। अब ये जो 2 OH है इसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहा है। अब जब HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो कोई बेंजीन रिंग को कभी मत तोड़ना बेटा। बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग है जो बहुत स्टेबल है, तो वो नहीं टूटेगी, उसका न्यूक्लियोफाइल, उसका डबल बॉन्ड जाके रिएक्शन नहीं कराने वाला, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। सबसे पहली बात, बेंजीन खुद टूट के नहीं जाती, बेंजीन को जबरदस्ती तोड़ना पड़ता है। बेंजीन बहुत स्टेबल होती है, कभी नहीं जाएगी, वो रिएक्शन करने नहीं जाती, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन करने कौन जाएगा, ये HCl दे रखा है, 2 कंडीशन में OH दे रखा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है ना। एक OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा। अब मजे की बात क्या है,
कौन रिप्लेस होगा? कौन 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 बताओ भाई कौन? सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ना HCl दे रखा है। और दूसरी चीज दिख रखी है कि कभी भी आपको दिखे ना कि कार्बोकेटायन बन सकता है, आपको अगर दिख रहा है कि कार्बोकेटायन बन सकता है तो हमेशा उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखो कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसी पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो। यहाँ से मैं हीट हटा रही हूँ। नॉर्मल देखो, अगर हमारे पास कभी भी दे रखा हो कि मुझे कार्बोकेटायन को मुझे चेक करना है, कार्बोकेटायन बन रहा है, आपको चेक करना है, अगर 3 डिग्री बन रहा है या 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, तो हमेशा SN1 रिएक्शन होगा। तो इस कंडीशन में भी बेटा SN1 रिएक्शन ही होगा, SN2 नहीं होगा, SN1 होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन मुझे तो दिख रहा है। देखिए, देखते हैं भाई कैसे। यहाँ पे OH को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल है ना, इसके सर पे लगाओ पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन है, बिल्कुल है। और इसकी स्टेबिलिटी भी देखनी है। और दूसरा कार्बोकेटायन क्या बन सकता है बेटा? एक मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, और एक मैं देख रही हूँ कि इस OH को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये CH2OH एज इट इज। 2 पॉसिबिलिटी है ना, या तो जो HCl है उसका Cl यहाँ जाए या फिर इसको रिप्लेस करे, क्योंकि 2 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रखे हैं, 2 न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं, है ना, तो ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है। अब हमें देखना है कि रिप्लेसमेंट किसका होना चाहिए, किसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अब देखो मजे की बात, ध्यान से समझना बेटा, जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही रिप्लेसमेंट कराएगा, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वही तो बनेगा। अब जब वो बनेगा तभी तो रिएक्शन होगा, है ना। अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मैं अगर वहां जाके कंफर्टेबल हूँ तभी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। बहुत तरह के बच्चे होते हैं ना बेटा, जिनको पार्टी में जाना पसंद, जिनको शांत रहना पसंद, तो उन दोनों को एक साथ थोड़ी बिठा सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटायन देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो है कार्बोकेटायन, ये बेंजाइल तरह का कार्बोकेटायन है। अगर मैं इस OH को हटाऊं यहाँ से तो एक तरह का बेंजाइल कार्बोकेटायन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे केटायन देख रही हूँ तो ये सीधा बेंजीन रिंग पे केटायन लगा हुआ है। तो ये जो फिनाइल केटायन होता है ना बेटा, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। फिनाइल केटायन इज नॉट एट ऑल स्टेबल, नॉट एट ऑल स्टेबल इन एनी कंडीशन। बहुत अनस्टेबल होता है ये, बहुत अनस्टेबल, बहुत दिक्कत है इसके साथ, ये जल्दी बनता ही नहीं है, ये बहुत अनस्टेबल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है ना बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट है। ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट है। अब एक और चीज देखो, क्या देखनी है, एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp, ठीक है। sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड और sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। sp3 मतलब सिंगल, sp2 मतलब डबल और sp3 sp मतलब ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैं बात आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर ये बात समझ गए तो हर चीज पहचानना आसान हो जाएगी। अब बात क्या है इसके अंदर, ये जो sp3 वाला है इसके अंदर s कैरेक्टर चेक करो। टोटल sp3 कितने हैं बेटा, मैं इसको 100 मान लूं, 4 लोग हैं मेरे पास, एक s 3 p, तो 4 से डिवाइड करो तो एक का परसेंटेज कितना आएगा, s का परसेंटेज आएगा 25 और 3 p है तो p का परसेंटेज आएगा 75%, है ना। इसके पास s कैरेक्टर 25% है, इसके पास देखो इसमें मुझे 100 में से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक s 2 p, तो s का कैरेक्टर कितना हो गया बेटा 33.3%, है ना। और अगर मैं इस sp को देखूं तो मेरे पास 2 ही लोग हैं तो 100 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे s का जो कैरेक्टर है वो है 50%, ठीक है। हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके पास सबसे पास जो होता है वो s होता है, ये जो s ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा पास होता है, s का सबशेल सबसे पास होता है न्यूक्लियस के। अब जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, खींचेगा ना, बहुत खींचेगा, बहुत खींचेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जो sp होता है ना, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बेटा कि आप इतना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की, क्योंकि sp में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है। जिसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसकी पावर बहुत है, वो न्यूक्लियस के पास है, इस वजह से वो सामने वाले को हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा।
अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के सर पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, मतलब sp2 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब मजे की बात देखो क्या है, अगर ये sp2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड मतलब s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है 33.3%। तो वो क्या करेगा, ऐसा कार्बन जिसपे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या अपने सर पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लालची, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा लालच है उस इंसान के अंदर। अगर उसके सर पे बहुत लालच है तो वो अपने सर पे गरीबी नहीं बर्दाश्त कर सकता बेटा, मर जाएगा, गरीबी नहीं बर्दाश्त करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जो इंसान लालची है, सबसे ज्यादा लालची होता है sp ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। तो ये sp2 जो है ये लालची है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको देखूं इस CH2 पॉजिटिव को, तो ये sp कौन सा वाला कार्बन है, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, रिंग को बनाऊं, डबल बॉन्ड को बनाऊं, तो बेटा इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल है। रेजोनेंस की वीडियो मैंने बना रखी है, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और कभी भी याद रखना, डबल बॉन्ड हो, उसके सर पे पॉजिटिव लगा हो तो वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होता। एक तो लालची इंसान, इस लालची इंसान के सर पे अगर मैं प्लस चार्ज लगा दूं तो ये पागल हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो लालची इंसान कभी भी गरीबी नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनको परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके सर पे पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए, नहीं बर्दाश्त करेगा, वो फटाफट रिएक्शन करेगा, किसी से भी कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि उसे अपनी सेल्फिशनेस दिखानी है ना बेटा, उसको अपनी दिखाना है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी खींच लेगा, ठीक, समझ में आई बात। तो इस वजह से डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, और तीन डबल बॉन्ड उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज घूमे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिनाइल केटाइन इज नॉट एट ऑल स्टेबल, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इधर बनेगा, इस CH2 पॉजिटिव पे Cl लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं आंसर लिखती हूँ। समझो आंसर को, ठीक है, रटो मत, समझो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। चलो, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है बेटे, इसको ध्यान रखा करो, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, इस OH को हम छेड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इस CH2 के आस में Cl लगा देंगे, ठीक है। हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया। इन 3 क्वेश्चन में देखो कितना सारा समझा दिया, ध्यान से समझो, चीजों को देखो, समझो किस तरीके से रिएक्शन होता है, क्या देखना पड़ता है रिएक्शन में, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन को करो। देखो क्वेश्चन समझ में ना आए तो जरूर आएगा, और क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाता है बेटा। अगर आप क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक समझोगी ना, तो वो लॉजिक आपको आंसर्स तक जरूर पहुंचाएगा, वो भी परफेक्ट आंसर तक। क्लियर। तो मिले अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में मैं कन्वर्जेंस दिखाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसीलिए मैंने इनको डील किया है। बाकी मैं NCERT के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, बाकी ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो शेयर करना। थैंक यू।